भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राजनगर एक्सटेंशन से लापता व्यापारी को पुलिस ने कोलकाता से ढूंढ निकाला। आर्थिक परेशानियों के चलते पहले पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उसके बाद कोलकाता चला गया था व्यापारी पराग घोष। शनिवार को पड़ेंगे गाजियाबाद बार एसोसिएशन के चुनाव में वोट। अध्यक्ष पद पर खड़े सभी तीनों प्रत्याशियों ने किया वकीलों के हित में काम करने का वादा। खुद को हाईटेक पुलिस होने का दावा करने वाली यूपी पुलिस कितनी है हाईटेक, एक वीडियो ने कर दिया खुलासा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा कि चीन के साथ एलएसी में अभी भी नहीं है हालात सामान्य। चीनी सेना की किसी भी गुस्ताखी का जवाब देने के लिए मुस्तैद खड़े हैं भारतीय जवान। गाजियाबाद के मसूरी में बंद पड़ी फैक्ट्री में लगी भयंकर आग, 6 घंटे बाद भी उठ रही हैं आग की लपटें। और गाजियाबाद नगर निगम ने किया शूटर शिवम त्यागी और पर्वतरोही सागर कसानों को सम्मानित। दोनों खिलाड़ियों को दिए 2.5 लाख रुपए। 27 अक्टूबर से लापता कारोबारी को गाजियाबाद पुलिस ने कोलकाता से बरामद कर लिया। राजनगर एक्सटेंशन से लापता व्यापारी पराग घोष अपनी लोकेशन बदल रहा था। जब व्यापारी की लोकेशन कोलकाता में मिली तो गाजियाबाद पुलिस की एक टीम ने वहां उन्हें बरामद कर लिया। पूछताछ में व्यापारी ने बताया कि आर्थिक तंगी के कारण वह खुद पहले दिल्ली, फिर पंजाब, हिमाचल और उसके बाद कोलकाता चले गए थे। व्यापारी के मिल जाने से परिजनों ने राहत की सांस ली। 27 अक्टूबर को राजनगर एक्सटेंशन से एक कारोबारी लापता हो गए थे। परेशान घर वालों ने कारोबारी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। इसके बाद से पुलिस ने भी कारोबारी की तलाश तेज कर दी थी, लेकिन कारोबारी का कुछ पता नहीं चला। इसके बाद 100 पुलिस वालों की 5 टीमें बनाई गई। 500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। 4 से 5 राज्यों में 500 से अधिक कॉल डिटेल्स की छानबीन की गई। तब कहीं जाकर कारोबारी का सुराग मिला, लेकिन जिस तरह से कारोबारी गायब हुआ उसे देखकर पुलिस भी हैरान है। पुलिस ने कारोबारी को कोलकाता से बरामद कर लिया है। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक व्यापारी पराग घोष का 27 अक्टूबर को दिल्ली जाते हुए सीसीटीवी फुटेज दिखाई दिया था। 28 अक्टूबर को कारोबारी दिल्ली में रहा। उसके बाद 29 अक्टूबर को पंजाब, हरियाणा होते हुए हिमाचल प्रदेश पहुंच गया। 3 नवंबर को हिमाचल से दिल्ली लौटते हुए कोलकाता के लिए रवाना होकर 5 नवंबर की दोपहर कोलकाता पहुंचने का पता चला। 28 अक्टूबर के प्रातःकाल में श्रीमती ऋचा घोष ने पुलिस को अवगत कराया कि उनके पति पराग घोष लगभग 1 दिन पहले घर से निकले थे अपनी हुंडई एक्सेंट कार में यूपी 16 AB 5897, हाइट लगभग 5 फुट 10 इंच, वेट 85 से 90 केजीज और एज 46 ईयर्स। और ये 24 घंटे के बाद भी अपने घर नहीं पहुंचे थे। इस संबंध में पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें 5 से अधिक टीमें लगाई गई, 100 से अधिक पुलिसकर्मी इसमें लगाए गए थे। ये पाया गया कि इनका व्यापार फूड कोर्ट से संबंधित, ग्रोसरी स्टोर से संबंधित रहा है। लगभग 5 राज्यों में इनके बारे में जानकारी की गई, विभिन्न माध्यमों से जानकारी की गई। 500 से अधिक सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले गए, जिसमें ये स्वतंत्र रूप से दिल्ली की तरफ जाते हुए पाए गए थे। उसके बाद जो हमने 500 से अधिक कॉल डिटेल्स भी खंगाली गई और इसमें पुलिस को एक जो जानकारियां मिली उसके हिसाब से इनका पंजाब और हिमाचल की तरफ मूवमेंट पुलिस को ज्ञात हुआ था। और इस संबंध में जब और जानकारी की गई तो कल इनका ये पाया गया कि वहां हिमाचल से भी कोलकाता मूव कर गए हैं। मामले की नजाकत को देखते हुए रात में ही फ्लाइट द्वारा पुलिस की टीम रवाना की गई थी और आज सुबह इनको सकुशल कोलकाता से रिकवर कर लिया गया है। इसके बाद रात में ही गाजियाबाद की पुलिस की टीमें फ्लाइट से कोलकाता रवाना हो गई। शुक्रवार सुबह व्यापारी को सकुशल बरामद कर लिया गया। पुलिस की पूछताछ में कारोबारी ने खुद अपनी इच्छा से घर से चले जाना और अपनी फाइनेंशियल हालत का हवाला दिया। प्राथमिक पूछताछ में इन्होंने अपनी कुशलता प्रकट की है और ये बताया है कि अपनी इच्छा से ही जो है इस तरह से इतने दिन विचरण कर रहे थे और साथ ही इन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्थिति का भी हवाला दिया है। अभी इनसे पूछताछ आगे जारी है और परिजनों को सूचित कर दिया गया है। पूछताछ के दौरान पराग घोष ने बताया कि वह फाइनेंस की परेशानी के कारण खुद ही घर से गए थे। वहीं दूसरी तरफ पराग घोष को सकुशल बरामद हो जाने के बाद उनके परिजन पुलिस से बेहद खुश है और पुलिस का धन्यवाद करते नहीं थक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। शनिवार को बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित विभिन्न पदों के लिए मतदान सुबह 8 बजे से शुरू होगा।
कोरोना संक्रमण के चलते इस बार मतदाताओं को बिना मास्क के मतदान नहीं करने दिया जाएगा। इसके अलावा सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी अनिवार्य रूप से किया जाएगा। गाजियाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। युग करवट से हुई विशेष बातचीत में तीनों प्रत्याशियों ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। शनिवार को बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित विभिन्न पदों के लिए मतदान होना है। मतदान को लेकर कचहरी परिसर में पूरी तैयारी की गई है, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण काल होने के चलते मतदान के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। किसी भी मतदाता को बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा सोशल डिस्टेंस से ही मतदाता वोट डाल सकेंगे। चुनाव अधिकारी विजय कुमार गौड़ ने बताया कि मतदान के लिए पहुंचने वाले मतदाताओं के लिए सैनिटाइजर का इंतजाम किया गया है। मतदान सुबह 8 बजे शुरू होगा। देखिए, एक तो हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए पूरी तैयारियां की हुई हैं और वहाँ पे सैनिटाइजर की व्यवस्था हमने अपने पास से कराई है, बाकी तरफ से कराई है। इसके अलावा बिना मास्क के किसी भी अधिवक्ता को अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा। ये हमने तय कर लिया है कि कोई भी अधिवक्ता बिना मास्क के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। देखिए, हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए एक तो अंदर बूथ बढ़ाए हैं। अच्छा। इसके अलावा सैनिटाइजर मशीन रखी हुई है। बाहर बैरिकेडिंग की व्यवस्था है। अंदर लिमिटेड लोग ही प्रवेश करेंगे और हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा। देखिए, लगभग 2200 प्लस मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सुबह मतदान चालू होगा, कब तक संभावना परिणाम आने की? देखिए, सुबह 8 बजे मतदान कार्य शुरू हो जाएगा। शाम के 5 बजे तक मतदान कार्य चलेगा। 1 घंटे लंच होने 1 घंटे का ब्रेक देंगे, उसके बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। वरिष्ठ अधिवक्ता नाहर सिंह यादव, वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यकेतु सिंह और वरिष्ठ अधिवक्ता मुनीश त्यागी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तीनों ही प्रत्याशियों ने जहां अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं, वहीं प्रत्याशियों ने अधिवक्ताओं के मान सम्मान, स्वच्छता और नए चैम्बर्स को मुद्दा बनाया है। प्रत्याशियों ने अपनी प्राथमिकताओं को भी सामने रखा। प्राथमिकता देखिए, सबसे पहले प्राथमिकता स्वच्छता सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अगर स्वच्छता भी हम जो मानसिक और नैतिक स्वच्छता वो तो अपनी जगह है ही है, लेकिन हमारे चैम्बर्स में, हमारे प्रांगण के जो स्वच्छता है, ये बहुत बड़ी प्राथमिकता है। क्योंकि ये भी आज के कोरोना काल में आप लोगों ने देख लिया है कि स्वच्छता जो है ये बहुत बीमारियों से बचाती है। हमारे यहाँ के जो टॉयलेट्स हैं, इनकी स्थिति दयनीय है और ये बड़ी शर्म की बात है। और ये प्रश्न भी पूछा जाना चाहिए कि जो महारथी कई बार जो है चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं, कि इस छोटी सी सुविधा को भी अगर नहीं बनवा सके और उसे मेंटेन तक नहीं कर सकते हैं, तो बड़े बड़े लंबे जो है वायदे करना, ये तो पूरी तरह निरर्थक और छलावा है। दूसरी जो मेरी प्राथमिकता है वो भी स्वास्थ्य से लेकर संबंधित है कि ग्रुप इंश्योरेंस जो है अधिवक्ताओं का वो अधिक से अधिक संख्या में कराया जाए। क्योंकि आज कोरोना ने ये सिखा दिया है कि जागरूकता स्वास्थ्य के प्रति बहुत जरूरी है। लोगों की पहली प्राथमिकता ये है कि गाजियाबाद के वकीलों का जो मान और सम्मान खत्म हुआ है पिछले कई सालों में, जो प्रशासनिक अधिकारियों ने, न्यायिक अधिकारियों ने, पुलिस अधिकारियों ने जो उत्पीड़न किया है, हमारी प्राथमिकता ये है कि सबसे पहले हम उसको ख़त्म करेंगे और कोई मेरे चुनाव जीतने के बाद में कोई न्यायपालिका का पुलिस कर्मचारी, पुलिस अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी किसी वकील का उत्पीड़न नहीं कर पाए। दूसरा हमारा लोगों का ये है कि चैम्बर रखे हैं, चैम्बर पड़े हैं 3 साल से, ये चैम्बर इसलिए अलॉट नहीं कर पाए अध्यक्ष की, चूँकि उनकी नीयत ठीक नहीं थी और चैम्बर की हालत जर्जर होने को जा रही है। हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि हम ये चैम्बर देंगे, अलॉट करेंगे जो यहाँ वकालत करते हैं। दूसरा ये जो बचेंगे अधिवक्ता, उनको चैम्बर देने का काम करेंगे। हाँ, मेरी प्राथमिकता नए अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु जो भी योजना आ सकती है उसके लिए प्रयास किया जाएगा। नए चैम्बर्स की व्यवस्था कराने का प्रयास किया जाएगा और जो भी नए अधिवक्ताओं को समस्या आती हैं, कई बार कोर्ट में बिना वकालतनामे के केस ख़त्म कर देते हैं, उन सब पे अंकुश लगाया जाएगा पूरे तरीके से। जो भी केसेज का निस्तारण हो अधिवक्ता के माध्यम से, प्रॉपर विधि व्यवस्था के अनुसार हो,
ऐसा ना हो कि भी वहाँ पे कोई गया न अपने आप अंडर टेबल काम हो जाते हैं, उन कामों को रोका जाएगा। शनिवार को मतदान सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगा और इसके बाद मतगणना होकर परिणाम घोषित किया जाएगा। इस बार अध्यक्ष पद पर 3, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर 4, सचिव पद पर 5, कोषाध्यक्ष पद पर 3, कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर 5, सह सचिव पद पर 3 और सह सचिव पुस्तकालय पद पर 2 अधिवक्ता मैदान में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। एमएलसी चुनाव के लिए शुक्रवार को गाजियाबाद डीएम अजय शंकर पांडे ने अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कहा, किसी भी मतदान केंद्र पर बिना मास्क प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा चुनाव के लिए कोविड-19 नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा व मतदाताओं की थर्मल स्कैनिंग से जांच की जाएगी। मतदाताओं के लिए अलग रंग के पेन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा आपात स्थिति के लिए क्षेत्रीय स्वास्थ्य केंद्रों को मतदान केंद्रों से जोड़ा जाएगा। शुक्रवार को डीएम गाजियाबाद अजय शंकर पांडे ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान चुनाव कराए जा रहे हैं, ऐसे में कोविड-19 नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। सभी मतदाताओं को बूथ में प्रवेश देने से पूर्व थर्मल स्कैनिंग से जांच की जाएगी व बिना मास्क किसी भी मतदाता को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वे तो आयोग से मार्गदर्शन लेकर के आपकी शंकाओं का पूरी तरह से वो समाधान करेंगे। इस चुनाव की तो विशेष बात यह है कि इस बार ये चुनाव कोविड-19 के एक जो छाया इस समय चल रही है उसके अधीन होगा ये चुनाव। इसलिए हमें हर स्टेज पर बैठक से लेकर के और मतगणना तक की जितनी भी प्रक्रिया है उसमें हमें कोविड के नियमों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करना होगा। उसमें हर मतदाता बूथ को क्षेत्रीय स्वास्थ्य केंद्र से जोड़ा जाएगा ताकि आपातकालीन स्थिति में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। मतदाताओं के लिए बैंगनी रंग के स्केच पेन का अलग से इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी भी मतदाता का शरीर का तापमान निर्धारित मानक से अधिक होगा तो उसे सबसे अलग बैठाया जाएगा। इसके अलावा कोविड-19 के तहत इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री को एकत्र करने के लिए 2 डस्टबिन रखे जाएंगे। साथ ही ऑक्सीमीटर की व्यवस्था भी की जाएगी। बैठक के दौरान चुनाव की तैयारियों को लेकर 235 अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। यूं तो यूपी पुलिस खुद को हाईटेक पुलिस बताते नहीं थकती है, लेकिन एक ऐसा वीडियो वायरल हो गया है जिसमें यूपी पुलिस के हाईटेक होने के दावे पर सवाल लगा दिया है। वीडियो लखनऊ का है, जहां 112 नंबर की पुलिस की गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी तो पुलिस वालों ने लोगों से गाड़ी को धक्का लगवाया। अब समझा जा सकता है कि अगर किसी अपराधी को पकड़ना हो तो फिर पुलिस वाले क्या करते। ये है यूपी की हाईटेक पुलिस। धक्के से चल रही है यूपी डायल 112 की गाड़ी। गाड़ी में साहब बाबू बन बैठे हैं पुलिसकर्मी। लोगों को मदद करने वाली 102 हुई धक्का परेड। पुलिस की गाड़ी की धक्का लगवाने का वीडियो हुआ वायरल। धक्का लगवाने वाली पुलिस कैसे पहुंचेगी समय पर मदद करने। गाड़ी में आराम फरमा रहे सिपाही और गरीबों से लगवा रहे हैं धक्के। धक्का लगती 112 नंबर की गाड़ी में भी ड्राइविंग सीट के बगल में सो रहा है पुलिसकर्मी। वीडियो वायरल होने के बाद मचा हड़कंप। अलीगंज थाना का बताया जा रहा है यह वायरल वीडियो। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गाजियाबाद नगर निगम ने क्षेत्र के 2 खिलाड़ियों शूटर शिवम त्यागी और पर्वतरोही सागर कसाना को 2.5 लाख रुपए देकर सम्मानित किया। दोनों खिलाड़ियों को यह सम्मान देश और अपने शहर का नाम रोशन करने के लिए दिया गया है। मेयर आशा शर्मा और नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने दोनों खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। महापौर आशा शर्मा और नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने अंतर्राष्ट्रीय शूटर शिवम त्यागी और अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही सागर कसाना को 2.5 लाख रुपए का इनाम दिया है। शुक्रवार को दोनों खिलाड़ियों को इनामी राशि के चेक सौंपे गए। महापौर आशा शर्मा ने कहा कि गाजियाबाद नगर निगम ने इन खिलाड़ियों द्वारा देश और शहर का नाम रोशन करने पर इन्हें इनाम दिया गया। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के क्षेत्र गाजियाबाद की 2 ऐसी विभूतियां, ऐसे नौजवान बच्चे
जिन्होंने केवल उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद का ही नहीं बल्कि पूरे भारत में गाजियाबाद का नाम रोशन किया है। ऐसे दो बच्चे, मेरी दाईं तरफ शिवम त्यागी, आप शूटर अवॉर्डेड हैं, मेरी बाईं तरफ सागर कसाना, आपने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी। बहुत सारी इनकी उपलब्धियां हैं जो पेपर के माध्यम से हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी बच्चे जब बता रहे थे वो रोमांचकारी घटनाओं को -70 डिग्री सेल्सियस पर हम सोच भी नहीं सकते। सागर बेटे ने वहां जाकर चढ़ाई करी। इसी तरह से कितने राउंड शूटर हमारा शिवम त्यागी अपने माध्यम से भारत का नाम रोशन करके आया है। मैं अपने नगर निगम के परिवार से, खास तौर से आपके माँ बापों को, आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि आज ऐसा लग रहा है कि मुझे आपके पापा सागर कसाना के पापा के नाम से लगे। ऐसे शिवम त्यागी को लगेगा आज तक हम थे कि आप किसके बेटे हैं, हम कसाना साहब के बेटे हैं या हम त्यागी जी के बेटे हैं, लेकिन आपने जो हमारे शहर के लिए करा, हमारे भारत के लिए करा, राष्ट्र के देश के लिए करा, अब ऐसा लगता है आपकी पहचान ऐसी बने कि आपके पापा कौन हैं। शिवम त्यागी ने 2019 में जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शूटिंग प्रतियोगिता में नाम कमाया था। सन 2018 में नेशनल लेवल पर ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। जोनल लेवल पर भी 2 सिल्वर मेडल जीते हैं। नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने दोनों खिलाड़ियों को भविष्य में इस प्रकार शहर और देश का नाम रोशन करने की शुभकामनाएं दी। आज के दिन हमारे बीच में जो दो युवा हमारे खिलाड़ी हैं और एडवेंचरस लाइफ जीते हैं, उसमें सागर कसाना है, शिवम त्यागी हैं। इन दोनों को मैं बहुत तहे दिल से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आदरणीय महापौर मैडम के शुभ हाथों से आज ये जो काम हुआ है, इससे मुझे लगता है कि पूरे गाजियाबाद के जो युवा हैं उनको एक जोश मिलेगा अपने शहर का नाम रोशन करने के लिए, अपने देश का नाम रोशन करने के लिए। और नगर निगम एक पार्टनर के रूप में आप लोगों की प्रतिभा को और निखारने का काम करेगा। तो मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत, जितने भी आपके फ्यूचर एंडेवर्स हैं उनके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत शुभकामनाएं। सागर कसाना ने 2019 में माउंट एवरेस्ट, 2018 में अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो, यूरोप खंड में माउंट एल्बरूस, अरुणाचल प्रदेश के वर्जन पीक और 2017 में लेह लद्दाख माउंट गोलिब कांगड़ी एवं 2016 में हिमाचल प्रदेश के सेतीदार पीक पर तिरंगा लहराया था। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में एक बंद पड़ी फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई। शुक्रवार सुबह लगी आग को 6 घंटे बाद भी बुझाने में सफलता नहीं मिली। पहले यह डीसीएम की कपड़ा फैक्ट्री थी। फिलहाल इसमें अखबार के कागज रखे गए थे। कागज के कारण आग को बुझाने में परेशानी आ रही है। गाजियाबाद में पिछले कई दिनों से अलग अलग जगहों पर आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब थाना मसूरी इलाके के डासना में भी एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। आग लगने की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड भी मौके पर है। फायर ब्रिगेड की करीब आधा दर्जन गाड़ियों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन 6 घंटे की मशक्कत के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग की वजह से आसमान में काले धुएं के गुब्बार छा गए हैं। फैक्ट्री में आग से किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है। दरअसल यह गाजियाबाद की मशहूर कपड़ा फैक्ट्री डीसीएम में हुआ करती थी, जिसमें हजारों लोग काम किया करते थे। पिछले काफी समय से यह फैक्ट्री बंद है। आग किस कारण से लगी इसका पता नहीं चल सका है। आग जहां लगी है वह अखबार के पेपर रोल रखे हुए थे, जिस कारण आग ने तुरंत ही विकराल रूप धारण कर लिया। आग इतनी भयंकर है कि पूरे आसमान में धुएं का गुब्बार छा गया। मौके पर पहुंचे पुलिस ने लोगों को वहां से हटाया। फायर ब्रिगेड आग बुझाने में लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में अभी भी चीन सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। भारतीय सेना मुस्तैदी के साथ डटी हुई है। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में चीनी सेना को उसके मकसद में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। जनरल विपिन रावत ने कहा कि सर्जिकल अटैक से पाकिस्तान को अच्छा सबक मिला है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच वास्तविक सीमा रेखा यानी LAC पर स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। भारतीय सुरक्षा बलों की प्रतिक्रिया के चलते चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को लद्दाख में अपने दुस्साहस के लिए अप्रत्याशित परिणामों का सामना करना पड़ा। हमारी पोजीशन पर कोई सवाल नहीं है।
हम वास्तविक नियंत्रण रेखा में किसी भी बदलाव को स्वीकार नहीं करेंगे। जनरल विपिन रावत शुक्रवार को नेशनल डिफेंस कॉलेज द्वारा आयोजित डायमंड जुबली कार्यक्रम में बोल रहे थे। Forces will require to be duly empowered through technology absorption, duly fused with appropriate and right-sized organization, structures, doctrinal changes, and of course, supporting infrastructure. The creation of the Chief of Defence Staff has given us the opportunity to embrace forward-looking strategies and to seize and exploit the moment by setting in motion a dynamic transformation process. Towards this end, the headquarter IDS or Integrated Defence Staff has been comprehensively restructured and reorganized, including the creation of a transformation division with effect from September this year to meet the primary need of driving the transformation of the services in the immediate future. In the emerging security paradigm, the armed forces should therefore be structured in a manner that they provide operational flexibility to pursue wider strategic objectives as well as resource optimization. Thus, foremost amongst the reforms is to adopt the integrated theatre command system, which has the potential to unlock critical core strengths within the three services, to bridge limitations and complement each other's competencies in battle, to realize the full potential of our combat power in a synergized manner. पूर्व सेना प्रमुख ने यह भी कहा कि बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक से हमने पाकिस्तान को एक मजबूत संदेश दिया है। पाकिस्तान सशस्त्र इस्लामी विद्रोह और आतंकवाद का केंद्र है। 3 दशकों से पाकिस्तान की सेना और इसकी खुफिया एजेंसी ISI जम्मू कश्मीर में छद्म युद्ध कर रही है। अब तेजी से सोशल मीडिया पर भारत विरोधी बयानबाजी शुरू हो रही है और भारत के भीतर सामाजिक भेद पैदा कर झूठी सांप्रदायिक कहानियां फैलाई जा रही है। We have long land borders with varied terrain configuration and 2 major seaboards. The system that we adopt has to be best suited for the optimum management of both external and internal security challenges. Theaters would have tailor-made components from the three services that could be based on geography, threat, or the envisaged role and tasks. We are moving towards a maritime theatre command, an air defense or an aerospace theatre command, and land-centric integrated theatre commands for our northern and western borders. We are presently in advanced stages of forming up the contours of the structures and processes required for this much needed transformation. But as far as the Integrated Aerospace Defense Command is concerned, optimum utilization of our AD resources, dynamic management of the airspace, seamless integration of surveillance and communication resources of the three services to evolve a composite real-time air situation picture, target designation and engagement are some issues that have necessitated conduct of air defense operations under a single unified and integrated command and control. A study on the Integrated Air Defense Command is presently underway to prepare a roadmap for integrating all existing air defense resources under one commander. We also need to ensure and bring about jointness in training and our logistic structures. We are therefore examining the feasibility of joint training as also joint logistic structures that would, in addition to the competencies of our services, draw from the strengths of the existing civilian infrastructure by outsourcing some of our requirements while simultaneously incorporating technology and supply chain best practices into our system. This would again ensure economy of effort, avoid duplication, and ensure seamless availability of logistic support when the time so demands. For efficient and optimal management
of the allotted budget, Headquarter Integrated Defence Staff has drawn out a framework to enhance integration and jointness in our capability planning. This framework-bound process is termed as the Integrated Capability Development System, or ICADS, and will lead up to the formulation of Integrated Capability Development Plan, or the ICDP. The process has been set in motion in August 20 this year, and the deliverables are expected by mid-2021. पूर्वी लद्दाख में हार जमा देने वाली ठंड में भारत के लगभग 50,000 सैनिक किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पर्वतीय ऊंचाइयों पर तैनात है। 6 महीने से चले आ रहे इस गतिरोध को लेकर दोनों देशों के बीच पहले हुई कई दौर की बातचीत का अब तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है। चीनी सेना ने भी लगभग 50,000 सैनिक तैनात कर रखे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। प्रशासन की मनाही के बाद भी गाजियाबाद के फरूख नगर में पटाखे बनाने का कारोबार बदस्तूर जारी है। प्रशासन ने शुक्रवार को ऐसी 6 फैक्ट्रियों पर छापा मारकर उन्हें ध्वस्त कर दिया। इन फैक्ट्रियों से प्रशासन ने 25 बोरे पटाखे बनाने के लिए रखे गए कच्चे माल को बरामद किया। बाद में कच्चे माल को जमीन में दबा दिया गया। साथ ही 6 फैक्ट्रियों पर भी कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई एसडीएम लोनी खालिद अंजुम के नेतृत्व में की गई। पैराडाइज क्लब के सदस्यों ने शुक्रवार को करवा चौथ में दिवाली का पर्व मनाया। राजनगर में आयोजित कार्यक्रम में क्लब के सदस्यों ने करवा चौथ के गीतों पर जमकर डांस किया। सदस्यों के बीच कई तरह की रोचक प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। ये एक्चुअली में हम लोगों ने ना, एक तो करवा चौथ अभी होके गई है, तो उसी के लिए हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है। दूसरा दीपावली आ रही है, तो ये दिए बनाए हैं हमारी होस्ट मीनाक्षी भाभी ने, तो ये भी हम लोग थोड़ा देर हो जाएगा तब जलाएंगे इसको। और इन्होंने बहुत प्यारे प्यारे गेम रखे हैं, तो वो अभी आपने देखा हमने खेले हैं। करवा चौथ से रिलेटेड ही मेन दोनों गेम हमारे और बाकी जो एक्टिविटीज़ है वो दिवाली से रिलेटेड। और बाकी अभी हम लोग डांस वगैरह का आप लोगों ने देखा, थोड़ा सा और हम लोग करेंगे अभी डांस। तो सब सज के आए हैं, कुछ इन्होंने सरप्राइज गिफ्ट्स भी रखे हैं, तो सरप्राइज गिफ्ट छोटी मोटी दिवाली पार्टी की तरह दिवाली पार्टी है। और पूरी हम लोगों ने इसमें प्रिकॉशंस का भी पूरा ध्यान रखा है। सैनिटाइजर भी रखे हुए हैं और स्लीपर्स आप देख रहे हैं जैसे हम लोगों ने सबने बाहर ही उतारे हुए हैं, तो पूरे प्रिकॉशंस के साथ हम लोग ये पार्टी कर रहे हैं। तो फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।